माननीय वरिष्ठ एडवोकेट पीपी चौधरी जी, सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। जो हमारे माननीय सदस्य ने कंपल्सरी वोटिंग बिल 2000 जो कंपल्सरी वोटिंग बिल पेश किया है, उसको अगर नटशेल में देखा जाए तो खास करके तीन बातें उभर के आती हैं। एक तो यह है कि दिस बिल रिक्वायर एवरी इलेक्टर टू वोट कंपल्सरली एट इलेक्शन विद सर्टेन एक्सेप्शन, जैसे बीमार हैं या कोई कारण हो गया। दूसरी बात है कि इस बिल में रिक्वायरमेंट है कि रिक्वायर इलेक्शन कमीशन टू एंश्योर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ वोटर्स एंड टू कंपाइल ए लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु हैव नॉट कास्ट देयर वोट्स। और तीसरी बात है, बिल आल्सो प्रोवाइड्स फॉर penal provisions in case of not casting vote and incentive to those cast their votes। तो अगर इसको देखा जाए तो इसमें मिक्स बात है। तो मैं चाहूँगा कि ये इसके कंपल्सरी वोटिंग हो नहीं सकती भारत के संविधान के तहत, लेकिन जो इसमें सजेशन आते हैं वो इलेक्शन कमीशन के लिए भी, एक इलेक्शन कमीशन के लिए जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए बहुत अहम मुद्दे जो सामने आए हैं और भी आएंगे, और भी वक्ता बताएंगे। इसमें जब भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, तो एक लोकतंत्र के हिसाब से जब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब जो होता है फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, तो कुल मिलाकर के हैं कि जो पीपल की जो विल है वो अल्टीमेट है। तो पूरा का पूरा अगर भारत के संविधान को देखा जाए, चाहे फंडामेंटल राइट हो और चाहे किसी फंडामेंटल ड्यूटीज हों, तो जो विल ऑफ द पीपल हैं वो सुप्रीम है, और विल ऑफ द पीपल जो हैं उसको हम कंपल्सरी नहीं कर सकते। तो इस तरह का कंपल्सरी वोटिंग के लिए कई तरह के जो चैलेंज सामने आ सकते हैं। जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और पूरा का पूरा हमारा सिस्टम जो है एक लोकतंत्र का सिस्टम है, उसमें कहीं भी ये नहीं है कि राइट टू वोट जो है वो संवैधानिक अधिकार है। राइट टू वोट जो भारत के संविधान के तहत में और हमारे इलेक्शन एक्ट के तहत में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत राइट टू वोट हैं, वो इंस्टीट्यूटरी राइट हैं। और लेकिन अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी ड्यूटी बनती हैं कि एक देश का लोकतंत्र कैसे मजबूत हो। इस वजह से हर इलेक्टर की, हर वोटर की ये होना चाहिए कि कम से कम वो वोट देने के लिए जाएं, क्योंकि भारत के संविधान में रानी हो चाहे मेहतरानी हो, सभी को जो है वोट का अधिकार दिया गया है, और इस वोट के अधिकार को उपयोग में लेना चाहिए। और इसके लिए तो भारत के संविधान के तहत में और लोकतंत्र के जो स्पिरिट हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, उसके तहत में, और हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके तहत में पूरा अगर देखा जाए तो चाहे रानी हो चाहे मेहतरानी हो, सबको जो है वोट का अधिकार है। और इस वोट का अधिकार का किसी ने कहा कि एक आदमी को या एक वोट का अधिकार मत दो, सबको बराबर मत दो। उसमें यह आया था कि जैसे सेठ है कोई, वो वोट एक देवे और उसका 1000 गिना जाए, कोई सर की उपाधि वाला है, तब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का एक कोट है कि यहाँ एक ही आदमी को एक ही वोट देने का अधिकार होगा, इक्वल वैल्यू होगी, चाहे रानी हो बिल्कुल चाहे मेहतरानी, वो उनका कोट है। बिल्कुल सर। तो मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो मैं इस बात के लिए हमारे जो संविधान निर्माता हैं BR अम्बेडकर साहब, उन्होंने इस बात को लेकर करके, क्योंकि जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहस चली इस बात में कि भारत जो है एक अपरिपक्व डेमोक्रेसी है, जिसमें 1947 की बात है कि इस तरह का प्रावधान रखा जाए नहीं रखा जाए, लेकिन हमारे जो विजनरी थे संविधान के निर्माता, उनके दिमाग में ये बात थी, क्योंकि वोट का राइट जो है ये एक ह्यूमन राइट हम कह सकते हैं, और एक ऐसा राइट जो ह्यूमन राइट में हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी का राइट ज़्यादा हो और किसी का कम हो। तो आज जो वोटर का जो राइट जो है वो प्रयास जो है, हम देखते हैं कि जिस हिसाब से परसेंटेज ऑफ पोलिंग जो है अभी आज की तारीख में हम देखते हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन जो है, चाहे विज्ञापन के जरिए हों, चाहे
और भी अवेयरनेस के जरिए हों, चाहे कॉलेज हों, चाहे स्कूल हों, तो 26-25 जनवरी को जो है पूरा का पूरा इस तरह का अवेयरनेस जो कार्यक्रम जो इलेक्शन कमीशन करता है, उसकी वजह से निश्चित रूप से जो वोटिंग परसेंटेज जो इंक्रीज हुई है उसका फर्क पड़ा है। और इसके साथ साथ मैं इस बात के भी धन्यवाद दूंगा कि हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम देखते हैं कि जब पोलिंग परसेंटेज जो होती हैं, अगर चाहे पार्षद का चुनाव हो और चाहे लोएस्ट लेवल पे ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव हो, वहाँ पर परसेंटेज जो बॉटम लेवल की परसेंटेज हैं वो ज़्यादा होती हैं। और जब लोकसभा की जो परसेंटेज हैं, तो अगर हम देखें पंचायत लेवल पे हों चाहे म्यूनसिपल लेवल पे हों, परसेंटेज जो है ज़्यादा होगी, स्टेट लेवल पे उससे थोड़ी कम होगी, लेकिन पार्लियामेंट के लेवल पे, लोकसभा लेवल पे देखते हैं तो परसेंटेज कम आती हैं, क्योंकि इसमें जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनका इन्वॉल्वमेंट जो है, उनका जो परसुएशन है वोटर्स के लिए वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इस परसुएशन का अब सवाल यह था कि ये परसुएशन की वजह से ये पोलिंग परसेंटेज इंक्रीज होकर के हम कहीं देखते हैं, और कहीं कहीं अवेयरनेस इतना ज़बरदस्त है कि हम देखते हैं कि 95% पोलिंग होती है, कहीं 99% पोलिंग होती है किसी बूथ पे, लेकिन कहीं किसी बूथ पे 30% होती है। जो ये गैप है, हम उस गैप को कैसे भरें, क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन का भी रोल होगा, तो हम रिफॉर्म इसमें किस तरह लेके आए जिससे कि हमारी पोलिंग परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो, क्योंकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, हेल्दी लोकतंत्र के लिए पोलिंग परसेंटेज का इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से हम देखते हैं कि 1951 में जैसे एवरेज पोलिंग परसेंटेज 45% थी, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते जो जो अवेयरनेस आई, एजुकेशन बढ़ा, लिटरेसी बढ़ी, वो परसेंटेज 67% हुई। लेकिन अभी भी जो 67% है वो काफ़ी नहीं है, और भी जो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पोलिंग नहीं करता है तो उसका भी ये रिफॉर्म में ये आना चाहिए कि उसका रीजन हो, कोई इलनेस हो, कोई कारण हो। लेकिन कंपल्सरी वोटिंग हम नहीं कर सकते, इसके लिए हम इंसेंटिव का प्रावधान कर सकते हैं, हम इस तरह का आधार में उसके मार्किंग कर सकते हैं, जिस तरह के कई डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। उनके ड्राइविंग लाइसेंस में अगर वो डिफॉल्ट करते हैं तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस में नेगेटिव मार्किंग होती है, और कुछ स्टेज, और हमने भी अब लॉ बना दिया ये, और कुछ स्टेज के बाद में उसकी नेगेटिव मार्किंग के आधार पर जैसे ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होता है, तो उसमें आधार के जो बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट के बेनिफिट है, इंसेंटिव, उसमें जो है बहुत विचार किया जा सकता है कि उसको इंसेंटिव्स के बारे में क्या किया जा सकता है। तो इसमें इस तरह का रिफॉर्म आना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ अध्यक्ष जी, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब पोलिंग हो जाए तो इसमें कंप्लीट एक रिसर्च विंग होनी चाहिए, और जब हम चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो तो उसमें एक रिसर्च विंग ऐसा हो जिसमें ये पता लगाएं कि परसेंटेज की पोलिंग जो है, ये पर्टिकुलर एरिया पे पोलिंग परसेंटेज कम क्यों आई। इस तरह के एक जिला लेवल पे जो कि एक रिसर्च विंग हो, और इन ब्लॉक लेवल पे भी इस तरह के होकर करके, और उसके आने करके बाद में उन लोगों से जो कि ब्लॉक लेवल पे ऑफिसर हैं, ब्लॉक लेवल पे कमेटी हैं, और जिला लेवल पे इस तरह की कमेटी बना करके, और उसकी पोलिंग परसेंटेज के कम होने के रीजन आने चाहिए। क्योंकि कई जगह हम देखते हैं कि जहाँ पर ढाणियाँ हैं, दूर दूर ढाणियाँ हैं, कहीं कहीं बहुत कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे आपको पोलिंग बूथ मिल जाएगा, आधा किलोमीटर डिस्टेंस पे मिल जाएगा। लेकिन जहाँ ढाणियाँ हैं 7-7, 8-8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको पोलिंग बूथ नहीं मिलता है, तो वो जो गांव में साधन नहीं, रोड नहीं, तो सवाल ये है कि क्या वहाँ पर इलेक्शन कमीशन इस तरह के रिफॉर्म हमें लेके आना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ पोलिंग कैसे बढ़े जाए। फिर भी वो लोग उत्साह दिखाते हैं, जाते हैं, गरीब होते हुए भी जाते हैं, और हम देखते हैं गाँव में गरीब जनता भी जो भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उनका योगदान है वो ज़बरदस्त है, और एक हम देखते हैं कि अपने आप में एक अनुकरणीय है। हम कई इलाकों में देखते हैं गाँव में जो दूर दूर ढाणियों में बसे हुए हैं, और जहाँ पोलिंग बूथ है हम देखते हैं 15 किलोमीटर का रेडियस होगा, 20 किलोमीटर का रेडियस होगा, उसके बाद में भी वहाँ 95% पोलिंग होती है। उसका कारण ये होता है कि उनमें एक उत्साह है, इस तरह के उसको एक त्यौहार के तरह वो मनाते हैं। लेकिन ये हर जगह नहीं है, तो उस तरह से जहाँ पर 95%, 99% पोलिंग होती है, उनके एग्जाम्पल लेकर के इलेक्शन कमीशन को पूरे देश में उनको अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए कि किस तरह से एक वहाँ पर कमजोर लोग होते हुए भी, समाज के अंतिम छोर पे लोग होते हुए भी भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उनका सहयोग कितना ज़बरदस्त है। तो इस तरह से ऐसे बूथ जो हैं जो 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे हैं, तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन के द्वारा व्यवस्था होनी चाहिए कि 2 किलोमीटर की रेडियस में कम से कम बूथ आ जाएं, जो उनके पास वैसे भी साधन नहीं होते हैं, कोई व्हीकल नहीं होता गांव में, पैदल जाकर के दूर दूर वोट देने के लिए जाते हैं। तो ऐसी जगह पे वो चिन्हित की जानी चाहिए कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया में जो है ये कम से कम एक ही पैरामीटर्स नहीं हो कि बूथ का इतना पॉपुलेशन पे हो। पॉपुलेशन के साथ साथ डिस्टेंस का भी डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है।
अगर आपने पॉपुलेशन पे कर दिया और पॉपुलेशन का फॉर्मूला अगर आपने रूरल एरिया में ले गए तो रूरल एरिया का फॉर्मूला जो है वो अर्बन का जो है वो रूरल एरिया पे लागू नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए पॉपुलेशन के साथ साथ उसका डिस्टेंस भी देखा जाना चाहिए, जिससे कि बूथ अगर नजदीक होगा तो लोकतंत्र के प्रति उनके वोट देने की जो मंशा है और भी ज्यादा होगी। और हम देखते हैं कि माइग्रेशन का सबसे बड़ा देश में, क्योंकि जहां पर इकोनॉमी जो कंट्री, जब हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस तरह की जब बात होती तो पूरे देश में रोजगार के लिए हम देखते हैं कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में लगातार माइग्रेशन है। और उस माइग्रेशन की वजह से अब अगर जब पोलिंग होती है तो वो लोग अपना एम्प्लॉयमेंट छोड़ करके वो आ नहीं सकते, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है। तो इस तरह के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, तो गवर्नमेंट में तो पोलिंग के लिए उसमें उनको भेज देते हैं, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उसके लिए आज जब हम टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से हम जो हैं वहां पर पोलिंग बूथ पे जो आउटसाइडर वोटर हैं उनके लिए ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर सकते हैं कि वो वोटर जो हैं उस पोलिंग बूथ पे इस तरह का हर सिटी में जगह जगह हम ये मैकेनिज्म कर सकते हैं कि वहाँ पर बाहर का वोटर है, क्योंकि हम लिस्ट तो आज वहाँ पर कोई कहीं भी कंप्यूटर पे देख सकते हैं, किसी भी एरिया की कंप्यूटर पे देख सकते हैं। तो क्यों नहीं वहाँ वोटर जो हैं उसमें इस तरह का एक कुछ पोलिंग बूथ किसी सिटी में इस तरह कर दें जो दूसरे प्रदेशों से जो चाहे माइग्रेशन लेबर हो, माइग्रेटेड लेबर हो, चाहे किसी तरह के बिजनेस में हो या कोई और भी हो जो बाहर से हैं, उनके माइग्रेशन वालों के लिए एक हर सिटी में हर जगह अलग अलग एक स्पेसिफाइड बूथ हो जो कि कंप्यूटर पे वो लिस्ट दे करके उनको परमिशन उनके आधार कार्ड के आधार पे, उनके वोटिंग कार्ड के आधार पे परमिशन दी जा सकती है। अगर ये मैकेनिज्म अगर किया जाता है तो मेरा मानना है कि पोलिंग परसेंटेज जो है उसमें डेफिनेटली इंक्रीज होगी। लेकिन जहां तक कंपल्सरी वोटिंग की बात है, इस तरह के कंपल्सरी वोटिंग जो है उसके लिए अगर मान लो कोई लेजिटिमेट रीजन है तो उसका लिए नहीं कर सकते, क्योंकि जहां तक फंडामेंटल राइट एक तरफ हम देखते हैं, क्योंकि भारत के संविधान के तहत में आर्टिकल 19 साफ लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जहां तक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो बात है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है फ्रीडम नॉट टू स्पीक विद रेस्पेक्ट टू एनी पॉलिटिकल ओपिनियन। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये भी माना कंस्टिट्यूट किया जाना चाहिए कि अगर वो वोट देना नहीं चाहे तो उसको हम कंपेल नहीं कर सकते, लेकिन हम परसुएड कर सकते हैं। अब वोट देना नहीं चाहे तो कई रीजन हो सकते हैं उसके, क्योंकि उसमें हो सकता है कि उस एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो सकता है पर्टिकुलर कैंडिडेट पसंद नहीं हो सकता है कि उस एरिया के जो पूरा का पूरा गांव उसको बाइकआउट कर रहा हो। क्योंकि ये चीज हम अगर कंपल्सरी वोटिंग की अगर कर देते हैं तो मेरा मानना है कि आर्टिकल 2 जो है ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन का, उसका भी वायलेशन होगा। ये ह्यूमन राइट है, अगर किसी का भी ये राइट है वोट एंड नॉट टू वोट, उसके लिए इसीलिए भारत के संविधान में इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं मानी गई। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में ये है कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम जो हैं उसको परसुएड कर सकते हैं कि वो वोट दें, और उसको वोट देने के लिए कंपल्सरी करना ये भी अपने आप में एंटी डेमोक्रेटिक होगा और भारत के संविधान के और आपका भाषण अगली बार के लिए जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।